कहानी खंडवा की है। खंडवा के बारे में आप सब जानते हैं, एमपी में एक बहुत अच्छी सी जगह है और इस खंडवा की पहचान अगर बहुत सारे लोग आप नहीं जानते हैं तो बता दूं कि मशहूर सिंगर अपने गायक किशोर कुमार, उनके बड़े भाई अशोक कुमार, उनके एक और भाई अनूप कुमार, ये तीनों का की जन्मस्थली है वहीं पे खंडवा के ही है। और खंडवा आज भी गर्व करता है कि कुमार परिवार खंडवा की देन है। इंदौर से करीब 125 किलोमीटर या 130 किलोमीटर दूर है ये खंडवा शहर, इंदौर जिसको मिनी मुंबई भी कहते हैं। तो कहानी वही खंडवा की है। हरि नारायण जी तब इससे पहले बालाघाट में पोस्टेड थे, उनकी पहली पोस्टिंग थी आईपीएस बनने के बाद। और बालाघाट नक्सल एरिया है, वहां नक्सलियों के बीच में भी वो रहे। हालांकि उन्होंने वहां की भी एक कहानी सुनाई, लेकिन वो फिर कभी। तो बालाघाट से उसके बाद इनका तबादला होता है खंडवा में। अब ये खंडवा आते हैं एसपी बनकर और वहां पे अपनी चार्ज लेते हैं। रूटीन का कामकाज चल रहा था। तभी एक रोज, जो नाम था उनका प्रसन्न कुमार मिश्रा। प्रसन्न कुमार मिश्रा जो हैं वो एसडीओ थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने जब फाइल देखी तो वो फाइल इसलिए उनके पास आई, कहा गया कि भैया लगभग 7 साल होने वाला है, इस केस में कुछ नहीं हुआ है, इसलिए अब इसकी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके इस केस को बंद कर देते हैं। तो इस पे एसपी साहब के दस्तखत चाहिए थे। तो हरि नारायण साहब को दस्तखत करना था, केस क्लोज हो जाना था। बट इनके अंदर एक जिज्ञासा जागी कि यार ऐसा क्या है जो 7 साल हो गए केस सॉल्व नहीं हुआ, क्या कुछ इसमें हुआ। तो उन्होंने फिर कहा कि चलो साइन तो करना ही है, केस क्लोज हो जाएगा, लेकिन एक बार इस फाइल को पढ़ लेते हैं। उन्होंने उस फाइल को पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट जागा। फिर उन्हें लगा कि केस क्लोज करने के लिए दस्तखत करना है तो आज नहीं तो किसी और दिन हो जाएगा, लेकिन एक बार केस पढ़ते हैं। तो पढ़ने के दौरान उन्हें इस केस फाइल से कई जानकारी मिली। एक ये पता चला कि इस केस में कम से कम 10 टीमों ने जांच की थी अलग अलग, चाहे एमपी की क्राइम ब्रांच हो या सीआईडी हो, क्योंकि एक सरकारी अफसर का मसला था। इसके अलावा स्पेशल टीम बनी, फिर लोकल पुलिस ने जांच की, पर 10 की 10 टीमों में से किसी ने भी इस केस की तह तक वो नहीं पहुंच पाए। पुलिस रिपोर्ट लिखती है, जांच शुरू करती है, मामला सरकारी अफसर का था। प्रसन्न कुमार मिश्रा के जो भाई है अनुराग, वो भी पुलिस के पास जाते हैं, थोड़ा दबाव बनाते हैं और उन्हें शक था कि इसमें कुछ साजिश है। पुलिस तफ्तीश करती है, जांच करती है, आसपास के पूरे इलाके में हर तरह से पता किया जाता है, तस्वीरें इधर उधर भेजी जाती हैं, लोगों से पूछा जाता है। जो लावारिस लाशें उन तक को, जो आमतौर पर ऐसी प्रक्रिया होती है, उन सबको भी देखा जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और प्रसन्न कुमार मिश्रा की कोई खबर नहीं लगती। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। पुलिस लगातार जांच कर रही थी। फिर मामला लोकल पुलिस से लेके स्पेशल टीम बनती है, उसको दिया जाता है, फिर क्राइम ब्रांच को दिया जाता है, फिर सीआईडी को दिया जाता है। लेकिन सारी टीमें जांच करने के बाद एक जगह पर आकर रुक जाती है और वो ये कि एक आखिरी सिरा जहां से कोई सुराग नहीं मिलता कि आखिर प्रसन्न कुमार कहाँ गायब हो गए। कुछ जमीन खा गई, आसमान निकल गया, क्या हुआ। तो ये पूरी कहानी थी। 2003 में गायब हुए थे और 2010 आ गया। लगभग जो गुमशुदगी की जो तारीख थी, 7 साल पूरे होने वाले थे। 7 साल को पूरा होने में कुछ या तो 1 महीना या कुछ दिन बचे थे। तब ये पहुंचते हैं एसपी बनकर हरि नारायण जी खंडवा में, उसके बाद जाता है और फिर उन्होंने कहा कि लोगों तक पहुंच के कुछ बात की जा सकती है। लेकिन जो पुराने लोग थे फिर उनसे भी बात की तो पता चला कि इन सबसे तो ऑलरेडी कई टीमें पुलिस पूछताछ कर चुकी है, सीआईडी भी कर चुकी है, क्राइम ब्रांच भी कर चुकी है, लोकल पुलिस भी कर चुकी है, बट इनसे कोई क्लू नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ।
ये सारी चीजें चल रही थी। इसी बीच में उस फाइल में एक जगह एक जिक्र था और फिर इन्होंने अपने लोकल पुलिस से भी पता किया, वो ये कि जो प्रसन्न कुमार मिश्रा है, इनकी वाइफ रेखा मिश्रा की, जो कि इस मामले में कंप्लेनेंट थी, जिन्होंने अपने पति की शिकायत दर्ज कराई थी, वो जो प्रसन्न कुमार मिश्रा का ड्राइवर था उसके साथ शादी कर ली है और एक बीवी की तरह ही उसके साथ रहती है। हालांकि रेखा की, जो प्रसन्न कुमार मिश्रा है, उनके साथ के 2 बेटे और 1 बेटियां थी, 1 बेटी थी, 3 बच्चे ऑलरेडी थे। तो बाद में वो करीब 5-6 साल जब गुजर गए तो रेखा एसटीओ के ड्राइवर के साथ मतलब रहने लगी और उस ड्राइवर का नाम था साहब अली, सैयद साहब अली। तो केस डायरी में ये कहीं जिक्र था कि अब जो रेखा है, उनकी पत्नी, वो उस ड्राइवर के साथ देखी गई, वो वहां पे रहती है, उस जगह से कहीं दूर। तो फिर थोड़ा सा एसपी साहब को मन में एक खटका लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और पति गायब है और वो साथ में। तो जो 5-6-7 लोगों को जीरो किया था, उसमें से कुछ को उठाया, पूछताछ की अलग तरीके से, लेकिन उनको फायदा नहीं हुआ। आखिर में जब उन्हें लग गया कि इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है और इस रिश्ते का कहीं ना कहीं तार एसडीओ की गुमशुदगी से जुड़ता है, को उठाने का फैसला किया, पूछताछ करने का फैसला किया। इसके बाद सैयद साहब अली, रेखा और रेखा के बच्चे भी थे, चूंकि माँ थी, उसको अकेले ला नहीं सकते, उसको बुलाया गया पूछताछ के लिए। ये लोग आए, वैसे ही जो पूछताछ अब तक हुई थी, पहले भी पूछताछ हुई, खबर मीडिया तक भी पहुंची। एक तो मीडिया में वैसे ही थोड़ी सी गुस्सा भी था पुलिस को लेकर कि 7 साल हो गए, आज तक ये केस सॉल्व नहीं किया, और अब फिर पूछताछ हो रही है। फिर ये भी तक कहीं से ये बात चली गई कि महिला को उठा लिया गया है, बच्चे को भी लिया है, तो पुलिस की भी खिंचाई होने लगी। अब इनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन पुलिस को कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही। न साहब अली कुछ कह रहा है, न रेखा कुछ कह रही है। तमाम हथकंडे अपना लिए पुलिस ने, लेकिन जुबान नहीं खुला पाए और ये पता नहीं चल पाया कि आखिर एसटीओ प्रसन्न कुमार मिश्रा की गुमशुदगी का राज है क्या। अब चूंकि जो एसपी हरि नारायण थे, उनको ये था कि केस क्लोज पे तो दस्तखत करके चलो केस फाइल क्लोज कर ही देंगे, लेकिन एक आखिरी कोशिश करते हैं। तो इस कोशिश में जो सबसे ज्यादा जिसपे शक थे, इन लोगों को बुला लिया था, पूछताछ कर रहे हैं, सारी चीजें आजमा रहे हैं, यह आखिरी मौका था। लेकिन इस काफी वक्त गुजर गया, इन लोगों से पूछताछ के बाद लगा कि कोई फायदा नहीं है, इनमें से कोई जानता ही नहीं है, कोई बताएगा ही नहीं पुलिस को। तो एक तरह से पुलिस भी मायूस हो गई, थक हार गई। खुद एसपी हरि नारायण को भी एक मायूसी का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि शायद ये लोग नहीं, और कोई पुख्ता सबूत भी नहीं मिलेगा, ये तो कबूल तो करेंगे नहीं। तो थक हार कर अब पुलिस बैठ चुकी थी। ये लोग पुलिस के पास ही थे, रेखा भी और साहेब अली भी। रेखा का एक बच्चा, बेटा, जिसकी उम्र उस वक्त करीब 9 साल होगी, यानी जब उसके पिता गायब हुए तब वो शायद 1.5 या 2 साल का था, तो वो भी वहीं था। तो अचानक एसपी हरि नारायण, मुझे साहेब अली, जो कि उसके साथ ही रहता था, चूंकि उसकी माँ रेखा साथ में रहती थी, तो वो जो साहेब अली है, मतलब नाम उसने नहीं लिया, लेकिन उसने कहा कि वो अंकल हमेशा मुझे कहते हैं, कई बार कहा कि तेरा भी वही हाल करूंगा जो तेरे बाप का किया है। अब ये सुनकर बड़ा अजीब लगा एसपी हरि नारायण को कि ये बच्चा क्या कह रहा है। बट उन्होंने फिर उससे अलग अलग तरीके से पूछताछ की, तो उस बच्चे ने कहा कि वो हमेशा मेरे को जब गुस्सा आता है, डांटते हैं, तो वो कहते हैं कि तेरा भी वही हाल करूंगा जो तेरे बाप का किया है। अब ये सारी चीजें ऐसी थी कि इस बच्चे को किसी ने सिखाया नहीं है, पढ़ाया नहीं है, वो बच्चा अपने आप बोल रहा है। तो इस एक लाइन में ये भी था कि इस बच्चे को इस धमकी देने का मतलब है कि इसके बाप के साथ कुछ हुआ है, पर क्या हुआ है। बच्चे की इस बातचीत के बाद अब रेखा को बुलाया जाता है, उस बच्चे की माँ को,
और एसडीओ की बीवी को। इसके बाद एसपी उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि एक बच्चा तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है, तो पूछती क्या कह रहा है, तो बताते हैं कि ये बता रहा है कि जो साहेब अली है वो लगातार उसको इस तरह से धमकाता है, इस मासूम से बच्चे को, और ये कोई सिखाया पढ़ाया नहीं है। फिर उसको वो थोड़ा सा अर्दब में लेते हैं और रेखा से पूछताछ करते हैं कि देखो जो भी ये सच बता दो, क्योंकि ये बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है और ये सच कह रहा है। इसके बाद रेखा थोड़ा सा टूट जाती है, उसे लगता है कि अब भेद खुल गया। फिर वो पूरी कहानी सुनाती है। उसकी कहानी सुनने के बाद फिर पुलिस साहेब अली के पास जाती है और उसको बताती है कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया, सब कुछ बता दिया है। इसके बाद फिर साहेब अली और उसका जो भाई है करामत अली, इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस तरीके से जब ये केस क्लोज होना था, उससे सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन पहले, एक आध महीने पहले केस सॉल्व होता है। ये दिन अगर ना होते तो शायद केस क्लोज करके रिपोर्ट डाल दी जाती। अब सवाल ये था जो क्या कहानी बताई रेखा ने, और 7 साल से कहाँ है एसडीओ में। साहेब अली और रेखा का क्या रिश्ता, जबकि रेखा के ऑलरेडी 3 बच्चे हैं। तो फिर पूरी कहानी इस तरह से वो बताती जो है वो ये थी कि एसडीओ प्रसन्न कुमार मिश्रा की जब खंडवा में पोस्टिंग थी तो उनका ड्राइवर था सैयद साहब अली। साहब अली ही हमेशा उसके साथ रहता था, तो कई बार ड्यूटी के लिए लंबे लंबे टाइम तक वो गायब रहते। शराब वराब की भी लत थी। फिर साहब अली कई बार फैमिली को भी लेके गाड़ियों में जाता, गाड़ी में घुमाता बच्चों के साथ, पत्नी के साथ। तो इस तरह आना जाना, घर पे आना, गाड़ी में घुमाना, इन सारी चीजों की वजह से और फिर एसडीओ प्रसन्न कुमार मिश्रा का दूर रहना, रेखा और साहब अली करीब आ गए। इन दोनों में प्यार हो गया। अब जब दोनों में प्यार हो गया तो फिर दोनों ज्यादा से ज्यादा मिलने जुलने की कोशिश करने लगे। प्यार इस कदर हो गया कि फिर रेखा ने जो है वो साहब अली से शादी करने का ही फैसला कर लिया, और कहते हैं कि इन दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। और रेखा ने अपना नाम शादी करने के बाद शबनम नाम रख लिया। इसके बाद उसकी ये भी है कि बाद में साहब अली से भी एक बेटी पैदा हुई। लेकिन खैर इन दोनों ने जब गुपचुप तरीके से शादी कर ली, अब रेखा और साहब अली के बीच में रोड़ा एक ही था, और वो एसडीओ प्रसन्न कुमार मिश्रा। तो कहते हैं कि आजाद जिंदगी जीने के लिए रेखा ने ही सैयद साहब अली से कहा कि तुम इसको ठिकाने लगा दो, ये अगर इस दुनिया में नहीं रहेगा तो हमारी जिंदगी आसान रहेगी। अब चूंकि साहब अली ड्राइवर था तो हमेशा प्रसन्न कुमार मिश्रा के आसपास रहता था। एक रात मौका देखकर ये प्रसन्न कुमार मिश्रा के दफ्तर में पहुंचता है, और साथ में उसका भाई था करामत अली। इसके पास एक रस्सी थी। उस वक्त प्रसन्न कुमार मिश्रा कुर्सी पे बैठे हुए थे। पीछे से आता है वो साहब अली, रस्सी का फंदा जो है वो गले में डालता है, जोर से खींचता है, तब तक वो संभल नहीं पाते। उस दौरान में करामत अली सामने से आता है, वो दोनों पैर पकड़ लेता है, वो कुर्सी से गिर जाते हैं। वो जोर से फंदा कसता जाता है और थोड़ी देर के बाद गला घुटने की वजह से प्रसन्न कुमार की मौत हो जाती है। अब कत्ल तो हो गया, लाश को कैसे ठिकाने लगाएं? रात का वक्त था। इसके बाद दोनों भाई साहब अली और करामत अली जो स्कूटर पे आए थे वहां पे लाश को उठाते हैं। प्रसन्न कुमार को स्कूटर के बीच में बैठाते हैं आगे। साहब अली स्कूटर चला रहा है, बीच में प्रसन्न कुमार की लाश है, लेकिन इस तरह से बैठाया गया कि ऐसा लगे कि वो जिंदा है, और पीछे करामत बैठता है। और उसके बाद ये रात के अंधेरे में वहां से निकल लेते हैं। वहां से बहुत काफी दूरी पर, कई किलोमीटर दूर एक स्टेट हाईवे नंबर 12A जो होशंगाबाद रोड के पास है, ये वहां पे पहुंचते हैं। अब तक इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाएं, पर ऐसी जगह ठिकाने लगाना था जहां से ये लाश मिले नहीं, बाहर नहीं आए, ताकि मौत का खुलासा ही ना हो। लेकिन पहले से
प्लान नहीं था इनका कुछ कि लाश को ठिकाने कहाँ लगाना है। खैर ये लाश लेकर जा रहे थे तभी जब ये के लिए वहां पे नींव खोदी गई थी और वो काफी गहरी, मतलब करीब 18 फीट गहरा वो गड्ढा था जो नींव खोदी गई। रात का वक्त था, कोई आसपास में था नहीं। इन्होंने देखा ये सबसे अच्छी जगह है, लाश को उसी नींव के अंदर ये ले गए, उसके ऊपर मिट्टी डाली और फिर वहां से वो दोनों निकाल तरीके से वो लाश हमेशा उस हाईवे में जो पिलर बन रहा था जो ब्रिज पे, उसके नीचे दफन होकर रह गई। उसके बाद तमाम पुलिस कोशिश करती रही, सुराग मिला नहीं। जो आपको जैसे शुरू में बताया, धीरे धीरे वक्त बीता, करीब करीब 7 साल हो गए थे। इस दौरान में इन दोनों ने ये किया कि चूंकि एक ये मालूम था इन्हें कि अगर एसडीओ की गुमशुदगी के 7 साल पूरे हो जाते हैं और 7 साल तक कोई सुराग नहीं मिलता या बॉडी नहीं मिलती, लाश नहीं मिलती, तो फिर केस क्लोज हो जाता है। और केस क्लोज करने की जो रिपोर्ट है वो पुलिस देती है। तो उस क्लोजर रिपोर्ट को आप अदालत में या फिर चूंकि वो सरकारी कर्मचारी था वहां तक आप देंगे तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। उस क्लोजर रिपोर्ट की वजह से उनको जो एफडी है, जो गवर्नमेंट के ड्यूज हैं, जो पेंशन, बाकी चीजें, वो सारी फिर रेखा को मिलती, क्योंकि वो पत्नी थी। तो वो इंतजार कर रहे थे कि अपनी दोनों की जो रिश्ते थे और बाकी चीजें, इसको किसी तरह से 7 साल तक संभाल कर छुपा कर रखें, क्योंकि एक बार 7 साल पूरा हो जाए, पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट सामने आ जाए, तो फिर प्रसन्न कुमार मिश्रा की सारी चीजों की वारिस जो है वो रेखा आसानी से हो जाएगी। और इसीलिए खुल्लम खुल्ला ये लोग पति पत्नी के तौर पे अपने आप को जाहिर नहीं कर रहे थे दुनिया के सामने। इंतजार कर रहे थे कि बस 7 साल बीत जाए, और इत्तेफाक से बीत जाता, कुछ दिन ही बचे थे। अगर एसपी हरि नारायण इस केस को दोबारा खोलने का फैसला ना करते, तो खैर ये उन्होंने लाश दफन कर दी। अब इकबाल जुर्म हो चुका था, रेखा ने भी मान लिया, साहब अली ने मिलती, तब तक एसडीओ की मौत को साबित नहीं किया जा सकता था और ये तीनों आराम से कोर्ट से छूट सकते थे। तो इसी के बाद अब बारी ये थी कि भाई लाश के बारे में बताओ, कहाँ ठिकाने लगाया। तो इन्होंने शुरू में काफी गुमराह किया, इधर उधर भटकाया, लेकिन फिर आखिर में इन्होंने बताया कि स्टेट हाईवे नंबर 12A के पास जो होशंगाबाद रोड है, उस वक्त वहां पे वो हाईवे बन रहा था और उसी में एक पिलर के नीचे जिसकी नींव खुदी हुई थी, वहां उस गड्ढे में उन्होंने लाश को दफना दिया। इस खबर के बाद पुलिस की टीम पूरी तैयारी के साथ पूरी एकदम खुदाई वाली मशीनें लेकर उस जगह पे पहुंचती है। अब जब लाश छुपाई गई थी तब वहां कुछ नहीं था। अब 7 साल के बाद वहां पूरा नक्शा बदल चुका था, सड़कें बन चुकी थी, हाईवे थे, पिलर थे। अब उनमें खुदाई करनी थी, बहुत ही मुश्किल काम था। मीडिया को भी तब तक खबर पहुंच गई, मीडिया भी पहुंच गई, और बड़ी बड़ी मशीनें और इसके साथ खुदाई हो रही है। खुदाई होती रही, अंदाजा ये था कि 18 फीट के नीचे, जो उसने बताया तो उस हिसाब से, और फिर इंजीनियर लोगों से जो पूछताछ हुई कि 18 फीट के नीचे तक वो नींव है। तो उस पिलर के आसपास के तमाम गड्ढों को खोद खोद कर 18 फीट तक पुलिस पहुंची, लेकिन कोई लाश नहीं मिली। अब पुलिस के लिए बड़ा, मतलब ये हाथ पैर फूलने वाली भी बात थी कि सब कुछ कर लिया, इतना सारा ताम झाम लेकर आ गए, मीडिया भी पहुंच गई, 7 साल से वैसे ही केस नहीं सॉल्व हुआ है, और अभी बता दिया किसने मारा है, और लाश अगर नहीं मिले तो फिर ये लगेगा कि ये लोग बेकसूर हैं, पुलिस इनको तंग कर रही है। वैसे भी उस दौरान में पुलिस पे उंगली उठेगी, बच्चे को भी आप पुलिस मिले हैं उसकी माँ के साथ, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बेचैन कर रही थी। तो दिल धड़कना तेज हो गया, और जब 18 फीट खुद गया उसके बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है। आखिर में फिर फैसला होता है कि चलो जब इतनी मेहनत की तो थोड़ी और नीचे खुदाई कर लेते हैं। 3 फीट और नीचे खुदाई की गई। अब 21 फीट तक खुदाई की जा चुकी थी। जैसे ही 21 फीट की खुदाई होती है, अचानक नीचे से एक कंकाल मिलता है। पुलिस को पहली बार सुकून लगा कि चलो उनकी जो पूरी कोशिश है वो कामयाब हो रही है, लेकिन अब भी ये नहीं था कि ये कंकाल किसका है। खैर कंकाल मिलता है, कंकाल बाहर आता है, उसका डीएनए होता है, एसटीओ प्रसन्न कुमार मिश्रा से मैच कर जाता है। इसके बाद अब ये साबित हो गया था, चूंकि लाश इन लोगों की निशानदेही पे ही मिली थी कि कातिल यही है। मोटिव पुलिस के सामने था, पता चला कि इश्क था, तो उन्होंने शादी कर ली थी गुपचुप तरीके से। 7 साल के बाद जब ये सारी चीजें पे जो सरकारी रकम थे, जो चूंकि सरकारी एम्प्लॉई वो प्रसन्न कुमार थे, वो सारी चीजें मिल जाती तो ये खुलेआम फिर पति पत्नी के तौर पर रहते। तो मोहब्बत में गुपचुप शादी करने के लिए एक पत्नी ने ही अपने पति के कत्ल की साजिश रची थी। 7 साल तक वो राज रहा। केस जब क्लोज होने लगा तब वो राज खुला,
और एक पुलिस अफसर कि सिर्फ इस क्यूरियोसिटी की वजह से राज खुला कि चलो यार केस बंद कर देते हैं, पर एक बार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। तो ये कि एक मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, इस एक छोटी सी सोच ने इस पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया और केस सॉल्व हो गया। बाद में ये मामला कोर्ट में गया, खंडवा की लोअर कोर्ट ने 16 जुलाई 2010 को, ये 16 जुलाई 2010 को इन लोगों को अरेस्ट किया गया था और 16 जुलाई 2003 को मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई गई थी। बाद में ये मामला कोर्ट में गया और जनवरी 2013 में खंडवा में लोअर कोर्ट ने रेखा और शबनम, सैयद साहब अली जो उसका शौहर, क्योंकि उसने शादी कर ली थी, और साहब के 10 साल के बाद 7 साल बाद राज खुला और उसके अगले 3 साल में कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और 2013 में इन तीनों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। और उम्र कैद मतलब जब तक इनकी सांसें हैं तब तक इनकी उम्र जेल में ही बीतेंगी, ये जिंदा बाहर नहीं आएंगे। लेकिन ये लोअर कोर्ट का फैसला है, इन लोगों ने इस फैसले को हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज किया है। अभी हाई कोर्ट का फैसला आया नहीं है, वो जब आएगा मैं उसकी अपडेट आपको जरूर दूंगा। तो ये थी पूरी एक कहानी खंडवा की, एक ऐसे अफसर की जो 7 साल तक गुम था और एक ऐसे पुलिस अफसर की जिसने कहा एक ट्राई मैं भी मारता हूं और केस सॉल्व हुआ और 7 साल बाद 21 फीट नीचे गड्ढे से लाश मिलती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी।